नरेंद्र मोदी को इस देश पर शासन करते हुए 12 साल गुजर चुके हैं और अगर उनके विभिन्न मंत्रालयों के प्रदर्शन की एक समीक्षा की जाए पिछले 12 साल में, तो हम पाएंगे कि सभी मंत्रालयों का प्रदर्शन निहायत ही घटिया है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय का तो रिकॉर्ड तोड़ घटिया है। इसने तो पूरे देश में शिक्षा और खासतौर से माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों का बिल्कुल कबाड़ा कर दिया है और प्रतियोगी परीक्षाओं का भी पूरी तरीके से कबाड़ा कर दिया है इसने। न तो प्रतियोगी परीक्षाओं के जितने भी नीट के, जी के जितने भी परिणाम हो, जितने भी परीक्षाएं होती हैं, सब में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और उनका कोई समाधान सरकार के पास नहीं है। अब सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड फॉर जो सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके करीबन 1 करोड़ के आसपास छात्र जो हैं, उनका भविष्य पूरी तरह अंधकारमय हो चुका है। और शिक्षा मंत्री है जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनको देख के ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है, कोई घटना ही नहीं हुई है। उसी तरह आराम से टहलते हुए, अपने पैर छुलवाते हुए इधर उधर घूम रहे हैं और वो बैंकों से ये चर्चा कर रहे हैं कि सीबीएसई का पेमेंट गेटवे सुधारिए आप, यानी सीबीएसई जाकर फीस जमा करें तो ठीक से पैसे आ जाएं उसके अंदर। वो ये इस काम में लगे हुए हैं। 4 बैंकों के लोगों से उन्होंने वो की, बैंकों के बड़े अधिकारियों से उन्होंने इस बात के लिए मीटिंग की और सारे देश में बच्चों की त्राह त्राह मची हुई है। जिन बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं गलत पाई गई, ऊपर बच्चे का नाम लिखा हुआ है, अंदर किसी और की उत्तर पुस्तिका है, जब उसने शिकायत की तो नरेंद्र मोदी के एक चहेते एंकर हैं दूरदर्शन के, उन्होंने उसको पाकिस्तानी करार दे दिया। मतलब ये तो हालतें हैं इन लोगों की। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा घटिया क्या होगा। लेकिन अब इन लोगों की निंदा करना हमारा मुख्य मकसद नहीं है, ये तो निंदनीय है, इनकी निंदा की ही जाएगी, जनता ही निंदा कर रही है इनकी। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जो शिक्षा व्यवस्था की हालत है, एक तो वो कहाँ पहुंच गई है और दूसरे इसको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए सरकार से कैसे जवाबदेही की जाए। विनोद जी, ये ऐसा कभी, आप तो मुझसे काफी वरिष्ठ हैं, कभी आपने ऐसा देखा है हिंदुस्तान में होते हुए? हमने भी परीक्षाएं दी हैं, आपने भी परीक्षाएं दी हैं, हम लोग भी खासे पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, डिग्रियां हैं हम लोगों के पास और इतने दिन पत्रकारिता में गुजारे, मैंने तो एकेडमिक्स में भी काफी दिन गुजारे हैं। ये सब क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, वो कहावत है ना, सिस्टम रॉटन हो गया सर। देखिए, मंत्री की तो जवाबदेही बनती है, आपने सही पकड़ा है, लेकिन जो सिस्टमिक रॉट है, जो सिस्टमिक करप्शन है, जो सिस्टमिक इस देश में जो बेपरवाही है, लापरवाही है, उस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। देखिए, जिस जमात से, जिस विचारधारा से आज की तात्कालीन सरकार आती है जी, वो विचारधारा शिक्षा पे, एजुकेशन सेक्टर पे अपना वर्चस्व बनाने वाली विचारधारा है। क्योंकि ये कम्युनिस्टों के खिलाफ बहुत बोलते हैं और कम्युनिस्टों का भी काफी हस्तक्षेप जो था वो एजुकेशन के क्षेत्र में रहता था। लेकिन कम्युनिस्टों को लोग ये कहते थे कि भाई अपनी लाइन देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, समझते नहीं है मुद्दों को। लेकिन आज का जो तात्कालीन सिस्टम है, आपने कहा कि आपने डिग्रियां, आपके पास हैं, मेरे पास डिग्रियां हैं और हम लोगों ने शिक्षा लेकर कोशिश कर रहे हैं अब उसके बाद लोगों को शिक्षा देने की। क्योंकि पत्रकार जो होते हैं वो बेयरफुट एजुकेशन वर्कर्स होते हैं। ये कोट है जयपाल रेड्डी का, वो कहता है कि एवरी जर्नलिस्ट इज अ बेयरफुट एजुकेशन वर्कर, और कहता है इसके नाते मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। अब तो हमको बेयरफुट एजुकेशन वर्कर भी नहीं मानते, और अगर मानते भी हैं तो हमको नियुक्तियां नहीं देते, हमसे मदद नहीं लेते, हमारे जरिए जनता को, लोगों को इन्फॉर्म नहीं करते, उनका एक मेंटल मेकअप नहीं बनाते। वो नहीं हो रहा हमारे देश में। देखिए, आपने कहा जैसे सीबीएसई में भारी जो है अनैतिक काम हो रहे हैं, अनियमितताएं हो रही हैं, इरेगुलरिटीज हो रही हैं, मास इरेगुलरिटीज हो रही हैं। अब जैसे ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम जो था, उसमें उनकी जो अपने गवर्निंग बॉडी ने कहा था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में, कि भाई आप ये सारी इसको सब करेंगे, आप हर रीजन में इसका पायलट प्रोजेक्ट लगाइए, उसके बाद शुरू कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। उसी तरह जो नीट की शिक्षाएं हैं,
जो नीट के टेस्ट है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके कार्यकलापों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है, और वो लोग जो वहाँ जो लीडरशिप है उसकी कॉम्पिटेंस पे भी गंभीर प्रश्न चिन्ह है। तो कुल मिलाकर हमारे देश में ये इंतजाम किया जा रहा है इन सब बेपरवाहियों के चलते कि ये अनपढ़ों का मुल्क बन के रह जाए। देखिए, पेपर क्वालिफिकेशन अहम होती है, उसके जरिए हम फंडामेंटल एजुकेशन देते हैं, उनकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं कि उस पर एक इमारत बना सके इल्म की, विद्वता की। लेकिन आज के दिन मैं ये देख रहा हूँ, जिस तरफ भी मैं देखता हूँ, जहां जहां मैं देखता हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख लिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पकड़ आप जानते ही हैं, कितनी पेटर्नेज थी इस यूनिवर्सिटी को सरकार के द्वारा। उसने जो जग हसाई हमारी करवाई AI समिट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में अभी हाल ही में, वो एक नमूना है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी आज के दिन क्या स्थिति है, कि आप नकल मारकर पास हो जाओ। और मैं गंभीर प्रश्न उठा रहा हूं, ये एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक लेवल ऑफ एजुकेशन चाहिए, एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चाहिए, और जिस सरकार में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि उनका शीर्ष नेतृत्व जो है उनकी डिग्री सही है गलत है, अगर ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं हमारे देश में, तो और उस पे सुप्रीम कोर्ट जो है या कोर्ट, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं बना रहा है, और कोई भी पारदर्शिता नहीं है, कुछ पता नहीं है किसी को कि यथार्थ क्या है, सच क्या है। तो अब आप डिग्री दिखा रहे हैं किसी महान नेता की, और उसके बाद उसमें जो प्रिंटिंग फॉन्ट्स हैं वो उस साल में, जिस साल की वो डिग्री उस साल में इजाद ही नहीं हुए थे, इस्तेमाल होने ही शुरू नहीं हुए थे। तो ऐसे ऐसे गंभीर प्रश्न जो हैं उनको नकार दिया गया है, और जब हमारे जुडिशियल सिस्टम ने उनको नकार दिया, जहां पर जवाबदेही सरकारों की बनती है, फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही जवाबदेही बनती है। लेकिन आज के दिन अभय जी, मैं बड़ा मायूस होकर आपको कहना चाहता हूं कि even the court is losing its supremacy in the eyes of the popular perception, in people's eye। लोगों के परसेप्शन में कोर्ट्स भी अपनी सुप्रीमेसी जो है वो खो रहे हैं, क्योंकि देखिए, द लाइफ ऑफ लॉ एज दे से इज रीजन, और जब रीजन डिफीट हो जाता है किसी जजमेंट में, जब रीजन डिफीट हो जाता है सरकार के किसी फैसले में, तो लोगों की आस्था कैसे रहेगी उस फैसले में। अब जैसे आपने उस बच्चे का उदाहरण दिया कि जिसने कहा कि मेरा फिजिक्स का जो पेपर है उसमें जो मेरे को नंबर मिले हैं, मैं आश्वासित नहीं हूं, मैंने तो अच्छा किया था। तो उसके बाद उसने कंप्लेंट की, और उसके बाद उसको जवाब मिला, जो उसको जो आंसर शीट दिखाई गई, वो कहता है तो मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है, ये मेरी आंसर शीट ही नहीं है, ये कैसे हो गया। उसके बाद खुशकिस्मती थी कि वो बोर्ड जो है वापस आया उसके पास, उसने कहा ये बात सही है, आपके हैंडराइटिंग ये है, आपके असली मार्क्स ये हैं, और आपके मार्क्स जो हैं वो अमेंड कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके मध्य में, जैसा कि आपने बताया कि एक टेलीविजन एंकर जो कि दूरदर्शन के लिए काम करते हैं, उन्होंने उनको पाकिस्तानी करार कर दिया। अब ये टेलीविजन एंकर जो हैं, इनके पुराने संबंध है आज की जो पार्टी सत्तारूढ़ है उससे। इनके पिता स्पेशल असिस्टेंट हुआ करते थे अडवाणी जी के जी, और मैं ये समझता हूँ स्पेशल असिस्टेंट मतलब उनकी पर्सनल स्टाफ पे थे। तो मेरा ये कहना है कि वो उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं हम उनके पिता को, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब सिफारिश से आप लोगों को नियुक्त करेंगे विदाउट डबली कंफर्मिंग कि भाई उनके पास वो कॉम्पिटेंस है, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो संजीदगी है कि वे काम कर सकें, तो आपको, जब आप ये ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे तो आपको जो नतीजा सामने आया वही नतीजा मिलेगा। और परस्पर ऐसे नतीजे हम देख रहे हैं, मिल रहे हैं, जिससे कि एक व्यक्ति का सवाल नहीं है इसमें अपार जनता जो विश्वास करती है एक सिस्टम के जरिए अपने आप को एजुकेट कर रही है, उस सिस्टम में जनता का, स्टूडेंट्स का विश्वास डोल रहा है, पेरेंट्स का विश्वास डोल रहा है। और भारत, देखिए,
हम एक एजुकेशन इकोनॉमी थे, हमारे पास अपार जनता है, एक 1.4 बिलियन पीपल हिंदुस्तान में है, 1.4 बिलियन, और ये कहा जाता था कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये जो आज के दिन हम देख रहे हैं, जो नतीजे निकल रहे हैं, जो ये कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इसके चलते वो जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, उसकी साख सकते में आ गई है, उसकी इंटेग्रिटी पे प्रश्न चिन्ह है। और आपने देखा होगा कि कुछ मुल्कों में हमारे लोगों को स्टूडेंट वीजा देने से मना कर रहे हैं वो, क्योंकि जिस तरह से स्टूडेंट वीजा हासिल किए जाते हैं हमारे लोगों के द्वारा, उस पे भी सवाल हैं बड़े बड़े। तो इस पे तो एक राष्ट्रीय समिति नियुक्त होनी चाहिए, जिसका सरकार से कोई संबंध ना हो, जिसमें कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हों और वो रास्ता दिखाएं। देखिए, जब भी कोई क्राइसिस आता, आप इसरो के चेयरमैन को लगा दो, किसी बड़े पद पे नियुक्त किसी बड़े दानिशमंद व्यक्ति को लगा दो, उससे आश्वासित नहीं होती जनता, उससे कोई सुधार भी नहीं होता। सुधार लाना है तो आप नीचे से शुरू कीजिए, सुधार आपको नीचे से शुरू करके ऊपर तक ले जाना पड़ेगा। और आपको अगर सेकेंडरी एजुकेशन में सुधार करना है और उसके साथ साथ हायर एजुकेशन में भी सुधार करना है, तो ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है और इसको हमारे देश में प्राथमिकता नहीं दी जा रही। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि माननीय एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री जो हैं, वो लग नहीं रहा कि वो उसमें इस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमें देखने में गलती हो रही हो, वो कर रहे हो, कर तो रहे होंगे, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इतना बड़ा अगर बवंडर हो गया है तो एजुकेशन मिनिस्टर कैसे अभी भी स्थापित है। इसका मतलब है गलती सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर की नहीं है, गलती उस सिस्टम की है जो स्थापित किया गया है। और वो सिस्टम क्या है भाई जी? कि धुरंधर जैसी फिल्मों के जरिए आप इतिहास सिखाओ लोगों को। कंटेम्पररी हिस्ट्री इज बीइंग टॉट थ्रू फिल्म्स। इससे बड़ा कोई दुख का बात हो सकता है क्या? हिस्ट्री इज नॉट फिक्शन। और उसको फिक्शनल फॉर्म में भी बना के अगर आप दिखा रहे हैं तो आप इतिहास के साथ मजाक कर रहे हैं, जनता की विद्वता पर का मजाक उड़ा रहे हैं। और जिस तरह से आपको पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, नए भारत के नागरिकों को जिस तरह से आपको पढ़ाना चाहिए, आप उस व्यवस्था में नहीं पढ़ा रहे उसको। विनोद जी, चलते उसका क्या फ्यूचर होगा, क्या फ्यूचर वो अपना बनाएगा? दो पहलू और विनोद जी, इस चर्चा के दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा आपसे सहमत होते हुए। एक पहलू यह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने ये मांग की है कि ये ऑन स्क्रीन मार्किंग है, OSM, और इससे जुड़ी हुई हैदराबाद की CETP, हाँ, ये कॉम्ट नाम पकड़ी गई थी, हाँ, कुछ गड़बड़ करती हुई, हाँ, और नए नाम से उसको दोबारा नियुक्त कर लिया, दोबारा नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, कैलिबरेना टेक्नोलॉजी अनियमितताओं में पकड़ी गई थी, अब ये इस नाम से हो गई। इसका एक ऑन मार्क सिस्टम है, वो ऑन स्क्रीन मार्किंग में साफ दिखाई पड़ रहा है। उसके अंदर भारत सरकार की और CBSE की मर्जी के बिना, शिक्षा मंत्रालय की मर्जी के बिना तो काम नहीं कर सकती है। जाहिर है कि ये इसके अंदर शामिल है इसके अंदर। तो इसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार भी है। पेपर लीक में तो भ्रष्टाचार ही तो स्पष्ट हो ही गया है। उसके अंदर तो बहुत बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपए के, करोड़ों के वारे नारे हो रहे हैं, गैंग काम कर रहे हैं। CBSE में भ्रष्टाचार है, इसके भी संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने मांग की है कि भाई एक SIT, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम इसमें गठित की जानी चाहिए, और जिसके, जैसे आपने कहा भी, कि एक बड़ी कमेटी गठित की जानी चाहिए, इसका सरकार से कोई संबंध ना हो। अच्छा, अब राहुल गांधी भी इस मांग को उठा रहे हैं। दूसरे देखने की बात यह भी है इसके अंदर कि शिक्षा का पूरा विभाग जो है ना, शिक्षा की पूरी दुनिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथों में है। यही तो मैं कह रहा हूं, एकमात्र विभाग है जिसकी 100% जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे है। मैं धर्मेंद्र प्रधान को मोहन भागवत का प्रतिनिधि मानता हूं,
धर्मेंद्र प्रधान मोहन भागवत की मर्जी के बिना देश में शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन मंत्री, पहले इसको कहते थे, वो नहीं बन सकता। इस देश में किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति जब संघ कहता है तब बनता है। प्रोफेसरों की नियुक्ति, असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति संघ के कहने पे होती है। यूनिवर्सिटियों के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वो संघ के कहने पर तय किए जाते हैं। यूनिवर्सिटियों की जो एकेडमिक काउंसिल्स होती हैं, उनके जो बोर्ड होते हैं, वो सारे के सारे संघ के कहने पे बनाए जाते हैं। संघ वाले लोग ही उसमें भरे रहते हैं उसमें। अगर पूरा एक एकेडमिक काउंसिल है और उसमें संघ का कोई एक प्रतिनिधि है तो वो जो कहता है सब लोग उसके पालन करते हैं। ये रोज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में और दूसरी जगहों पर ये नजारा देखते हैं। इसका मतलब है इसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी पर तो है ही, साथ में मोहन भागवत के ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी है। और ये सब लोग मिलके क्या कबाड़ा कर रहे हैं इस देश का, कमाल ही है ये तो। देखिए ऐसा है अभय जी, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ, ना सिर्फ एजुकेशन के क्षेत्र में बल्कि कल्चर के क्षेत्र में भी उनकी नियुक्तियां होती हैं। बिल्कुल। कल्चर और एजुकेशन उनके प्राथमिक एजेंडा पे आते हैं, हम्म, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो आज की इस्टेब्लिशमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य है टू चेंज द माइंड ऑफ इंडिया और कैप्चर द माइंड ऑफ इंडिया और कंट्रोल द माइंड ऑफ इंडिया। क्योंकि आप यू कैन टेक योर पिक डिपेंडिंग ऑन योर परसेप्शन, कि हमारे दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं, देश के जनता के मानस को कंट्रोल करना चाहते हैं, या उसको अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं उस मानस को। और कुछ मुद्दों पर, मुख्य मुद्दों पर, ये हमारे देश में एक स्टैंडर्डाइज थॉट करना, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जैसे कि हिंदू मुसलमान के क्वेश्चन पे सबको एक जैसी बात करनी चाहिए, भारत पाकिस्तान के क्वेश्चन पे सबको एक जैसी बात करनी चाहिए, नेहरू के क्वेश्चन पे सबको एक जैसी बात करनी चाहिए, और सरदार पटेल और नेहरू के सवाल पर सबको एक जैसी बात करनी चाहिए, सरदार पटेल और नेहरू के संबंधों पे भी एक जैसी बात करनी, इनके हिसाब से जो ये लिख के देंगे स्क्रिप्ट वो पढ़ना चाहिए। आपने सही कहा कि बहुत सी नियुक्तियां दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों में भी हुई हैं जो कि संदेहास्पद हैं, क्वेश्चनेबल है। विरोधी बहुत सी नहीं, 100%। वो जमाना चला गया जब बहुत सी होती थी और कुछ कुछ अलग होती थी, 100%। तो अब जो है आपके हिसाब से ये जो रॉट है ये फैल चुका है और इसका वर्चस्व आज के दिन संपूर्ण है। लेकिन ये कैसा वर्चस्व है कि इस देश के बच्चों के भविष्य को धूमिल करने वाला वर्चस्व है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी को एजुकेट करना चाहते हैं या हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी विचारधारा से मेस्मराइज करना चाहते हैं। वो फिल्म आई थी ना, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, इस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं हमारी नई युवा पीढ़ी को। और ये जो इन्होंने बीड़ा उठाया है इसमें ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि आज का जो छात्र है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो कई मानों में ग्लोबल सिटीजन है। अपने देश में बैठकर उसको लगातार पता रहता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है ईरान के मामले में, डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अपने देश के भीतर हजारों अरबों करोड़ का पैसा बना रहा है अपने 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 नाम के दम पर, और अपने परिवार वालों को बिजनेस दिलवा रहा है। ये जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है इसमें कई तरह के मैसेजिंग आती है और डिपेंड करता है कि हमारी युवा पीढ़ी क्या उसको एक्सेप्ट करती है, किस तरह से एक्सेप्ट करती है। जब तक आप उसको एजुकेट कर ऐसे फैसले लेने, सही और गलत में डिस्टिंग्विश करने के काबिल नहीं बनाएंगे, तो आप हमारे देश के लिए आने वाली सदियां धूमिल कर रहे हैं, डार्क कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी शिक्षा के क्षेत्र में एक बाईपार्टीशन, मैं जुडिशियल कमीशन नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक बड़ा हाई पावर्ड संसद, एक पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास करे और उसके जरिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाए जो शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन कर सरकार को सुझाव दे, और सरकार, केंद्र की सरकार के जरिए स्टेट्स को भी वो अपने दायरे में ले और उनको भी सुझाव दे। जैसा कि आपने बताया कि जिस आदमी को आउटसोर्स किया था सीबीएसई के लिए, वही एजेंसी आउटसोर्स के लिए
नियुक्त की गई थी तेलंगाना में, और वहां पर वो रंगे हाथों पकड़ी गई। वही एजेंसी दोबारा दूसरे नाम से लगा दी गई सीबीएसई में। तो मेरा ये कहना है कि ये जो गंभीर संगीन मामला है, इसमें जिस तरह की गंभीरता सरकार को दिखानी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है हमको। और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आप कह रहे हैं कि संघ परिवार का वर्चस्व है इस क्षेत्र में। संघ परिवार वाले अपने देश से कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, हम मानते हैं, चली जी आपकी बात कि आप बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप अपने देश की, यूर एन ग्रेट नेशनलिस्ट फोर्स। पर नेशनलिज्म का मतलब थोड़ी कि आपका नेशनलिज्म जो है वो अनएजुकेटेड लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। आपका जो राष्ट्रवाद है उस पे प्रश्न उठाने का भी हमारे युवा पीढ़ी को अधिकार है, और आपको उनको उस लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा कि उनकी मेंटल फैकल्टीज के इस्तेमाल करके आपके प्रश्नों, आपके कदमों पे सवाल उठाएं, आपके फैसलों पे सवाल उठाएं। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा समाज पैदा हो, युवा समाज पैदा हो, जो आपसे डिक्टेशन ले और जो आप समझाए वही रिपीट करता जाए, जैसा कि आपके पार्टी प्रवक्ता ऊपर से नीचे तक एक ही बात कहते हैं सारे, अगर एक बार उनको लाइन मिल जाती है? देखिए, आप अपनी युवा पीढ़ी को उस तरह से नहीं एजुकेट कर सकते जिस तरह से आप अपने कार्डर को नेविगेट करते हैं। अब जिस तरह से अपने कार्डर्स को नेविगेट करते हैं, उस तरह से हमारी युवा पीढ़ी को ये एजुकेट करना चाहते हैं, जो कि एक इम्पॉसिबिलिटी है और इस देश के साथ मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अन्याय है। तो अगर ये राष्ट्रवादी फोर्स है तो इसको अब 24 घंटे एक काम पे लग जाना चाहिए कि हमको जो युवा समाज हमारा देश में है वो पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, और ये लोग विद्वता से डरते हैं। जो विद्वता इनसे डिसएग्री करती है ये उससे डरते हैं। ये किसी भी बार बार कहते हैं, ये इनके समर्थन करने, अगर कोई रियल में विद्वान, वास्तव में विद्वान है और इनका विद्वत्तापूर्ण समर्थन कर रहा है, यानी उसके पास कुछ अनूठे तर्क हैं, उनको समझ में नहीं आते हैं। नहीं, ये उससे डर जाएंगे, अरे ये तो ऐसी बात बोल रहा है ये जो हमने सोची नहीं थी, भले इनके पक्ष में बोल रहा हो। तो ये इनका दिमाग पूरी तरीके से कुंद है। ये मूर्खों का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। यही तो बदकिस्मती है। हाँ, देखो, एक बार हमको किसी हमारे एक सीनियर ने बोला था कि बॉसेस की बात हो रही थी, that a second rate boss will only promote a third rate subordinate. A second rate establishment will only promote third rate people. मीडियोक्रिटी का वर्चस्व होगा, ब्रिलियंस का नहीं होगा, और ब्रिलियंस ये देश से पलायन करेगी। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे वो यहाँ पर अपना जीवन यापन करने की प्लानिंग नहीं करेंगे, ये देश छोड़कर बाहर चले जाएंगे। ऑलरेडी अनेकों लोग जा रहे हैं देश छोड़कर, जो बाहर में विद्वता हासिल करते हैं, बाहर में पढ़ाई करते हैं। हम चाहते हैं कि वो वापस आएं, लीडरशिप रोल्स लें, एजुकेशन सेक्टर में लीडरशिप रोल्स लें। लेकिन क्या उनको वो आबो हवा दे रहे हो आप? क्या वो एनवायरनमेंट दे रहे हो आप? नहीं दे रहे हो। आपकी जो आज के दिन हमारे देश में आबो हवा है, उसमें कोई भी नया पौधा जो कि विभिन्न अलग है और पौधों से क्यारी में, वो पनप नहीं सकता। इनको एक ही रंग के फूल चाहिए, एक ही तरह का खाना चाहिए, एक ही तरह का पहनावा चाहिए। ये थॉट को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं हमारे देश में, और जो संस्था थॉट को स्टैंडर्डाइज करना चाहती है वो यूनिडायमेंशनल समाज बनाना चाह रही है, ये एक तरफा चलने वाला और सिर्फ एक ही दिशा में चलने वाला जो जानवर होता है ना, जैसे जंगली सुअर होता है, वो जल्दी से पलट नहीं सकता है। इफ यू हैव टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम अ वाइल्ड बोर, आपको जस्ट 2 कदम साइड पे लेने, वो सीधा निकल जाएगा, वो मुड़ के आपकी तरफ अटैक नहीं कर सकता। ऐसा तो समाज नहीं चाहिए ना हमको वी नीड सपल बॉडीज, वी नीड फ्लेक्सिबल माइंड्स, जो जिनकी की दिमाग की खिड़कियां खुली है, जैसे बापू ने कहा था कि अपने टर्म्स में मैं जिंदा रहूंगा, अपना जीवन यापन करूंगा, लेकिन नई विचारधारा को ग्रहण करने के लिए मेरे दिमाग की खिड़कियां खुली रहेंगी। तो ये तो पुराने जो विजडम है, इन्होंने उसका तो सेक्रीफाइस कर ही दिया है, उसकी तो परवाह ये करते नहीं है।
और अपने हिसाब से ये इस देश में शिक्षा प्रणाली चलाना चाहते हैं, अपने अपने ही हिसाब का नया समाज बनाना चाहते हैं और विचारधारा को एक तरीके की बनाना चाहते हैं मुख्य 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 मुद्दों पर, जो कि बड़ा डेंजरस है किसी भी कंट्री के लिए, कम से कम ऐसी देश के लिए जो कि 140 करोड़ लोगों का देश है, 140 बिलियन पीपल का देश है। आखिर इस सवाल पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि बड़े पैमाने पर जो उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बच्चे हैं, जो कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उसके बाद सीबीएसई के बड़े पैमाने पर जो बच्चे हैं, ये सब लोग बहुत परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब में असंतोष हो रहा होगा, इनके परिवारों में असंतोष हो रहा होगा। सरकार को नहीं लगता कि ये इससे उनकी जो पॉलिटिकल कैपिटल है सरकार की, राजनीतिक लोकप्रियता है सरकार की, इसमें इसका क्षय हो रहा होगा? अरे भैया, इनको अपनी पॉलिटिकल कैपिटल लेके जाए जहां जाना है। इस देश की जो कैपिटल है, इस देश की इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, इस देश की सामर्थ्य जो है, इसकी जो विद्वता है, इसका पढ़ा हुआ समाज बनाने की एक उद्देश्य किसी भी देश का होता है, उसकी बात करें ना। जो नेशनल गोल्स हैं हमारे, उनको डिफीट कर रहे हैं। किसी भी देश के नेशनल गोल होते हैं, सरकारें बदलने से वो नेशनल गोल बदलते नहीं है। इफ यू वांट 100% लिटरेसी इन अ कंट्री, वो नेशनल गोल तो रहेगा ना। अगर इनकी ये पॉलिसी है अंदर से कि भाई हमको इतना पढ़ा लिखा समाज नहीं चाहिए कि वो केरला बन जाए और हमको कभी इलेक्ट ही ना करे, ये भी हो सकती है चिंता, क्योंकि केरला में 100% लिटरेसी है, वहां पर इनकी 3 सीट है, वो भी बड़ी मुश्किल से आई है। हो सकता है कल को वहां भी अपना वर्चस्व बना लें। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस देश में कुछ मुद्दों को राजनीति से अलग रखें। ये शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप नहीं रखेंगे राजनीति से अलग, मैं जानता हूं इसको, लेकिन अपने राजनीतिक एजेंडा के तहत ये कम से कम आप स्कोप रखें कि जो बेसिक फंडामेंटल जो हैं लोगों की एजुकेशन के मामले में, वो स्ट्रांग होने चाहिए। और अगर उसको कोई विचारधारा कोई चुननी है तो उसके पास वो इस बात के लिए सक्षम होना चाहिए बच्चा हमारा कि उसको कौन सी विचारधारा चुननी है। उसको संघ वाली चुननी है, कांग्रेस वाली चुननी है, लेफ्ट वाली चुननी है, समाजवादियों वाली चुननी है, कौन सी चुननी है भाई? एक जमाना होता था भाई जी कि हम तो कहते थे भाई, यू नेम अ फ्रूट एंड आई हैव इट इन माय कंट्री, यू नेम अ weather condition and I have it in my country, and you name a political thought and I have it in my country. हमारे यहाँ तो ट्रॉट्सकीइट्स भी होते थे। इनके यहाँ जो एक एमएलए बना है अभी बंगाल में, वो तो ट्रॉट्सकीइट होता था संघी बनने से पहले, स्वपन दास गुप्ता। हाँ, तो सुन लें ना, उनसे भी सुन लें, उनसे भी कुछ जांच पड़ताल कर लें। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके सानिध्य में पढ़े लिखे लोग भी अगर अनपढ़ हो जाएंगे, अपना मस्तिष्क अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। सही बात। और आपके लिए अच्छा नहीं है और देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप आज के दिन सत्तारूढ़ संस्था से जुड़े हुए हैं, तो ये तो आपका परम कर्तव्य बनता है, आपका राष्ट्रवाद है कि आप एक पढ़ा लिखा समाज का निर्माण करें जो खड़े होकर आपसे डिसएग्री कर सके सिविलाइज्ड टर्म्स में। वो आप तो ऐसा चाहते नहीं है। आपको you want a new generation which is no better than stenographers who just take dictations the way you want it. ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। उसको स्टेनोग्राफर को आपको कभी कभी बता देना चाहिए कि ये शब्द आपने गलत इस्तेमाल किया है, ये मत कीजिए शब्द इस्तेमाल, इसी तरह ये शब्द इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका एजेंडा अलग ही है कुछ, जिसपे की विस्तृत चर्चा की जरूरत है। और उस इनके जो परिधि से एजुकेशन पॉलिसी बाहर निकालकर और एक ऐसे नॉन बाईपार्टीशन कमीशन या कमेटी के नीचे लगा दी जाए जिससे कि नया ब्लूप्रिंट वो दें कि किस तरह से हमारे देश में टेस्टिंग होनी चाहिए, किस तरह से करिकुलम बनाना चाहिए, कितने बरस का कोर्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, और जो हमारी इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
उनके पास क्या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होनी चाहिए कि उनको वो लाइसेंस दिया जाए कि आप इस लेवल तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हर क्षेत्र में रॉट है, ऐसे ऐसे कॉलेजेस बने हुए हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं, जिनका अस्तित्व होने का हमारे देश में, उनको कायम रहने का कोई अधिकार ही नहीं है हमारे देश में, लेकिन वो है क्योंकि वहां हर जगह संपदा अर्जित हो रही है, विद्वता नहीं हो रही। संपदा और विद्वता में आपको चढ़ेगी, विद्वता से बड़ी संपदा कोई नहीं है, और वो संपदा आपको हमारे बच्चों को देनी है। और जो सरकार वो संपदा नहीं दे रही है, वो सरकार राष्ट्रवादी सरकार अपने आप को नहीं कह सकती। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विरोध जी। बिल्कुल, आपने जो वक्तव्य दिया, मैं उस वक्तव्य से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि मोदी, धर्मेंद्र प्रधान और मोहन भागवत इस वक्त तीनों ही कटघरे में खड़े हुए हैं और आपके सवालों का जवाब उनको देना ही चाहिए। शुक्रिया।